नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से टीम 11 की बैठक में निर्देश दिए कि 1 लाख से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग टीम के गठन की कार्रवाई को तत्काल अंतिम रूप दिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मेडिकल स्क्रीनिंग का काम बेहद ही जरूरी है। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम को प्रशिक्षण देते हुए समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि 11 जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ शासन स्तर से निरंतर संवाद रखा जाए। सीएम योगी ने कहा, ग्रामीण और शहरी इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी रखें। कामगारों, श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाए। केंद्र की मोदी सरकार ने कुशीनगर में बन रहे एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है, तो वहीं इस एयरपोर्ट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां सूबे की बीजेपी सरकार कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने को अपनी उपलब्धि बनाने में जुटी है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका क्रेडिट समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार को दिया। भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में दुनिया भर में मशहूर कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के काम को जहां बीजेपी अपना बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे अपना काम बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कुशीनगर एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ था। तो केंद्र की मोदी सरकार ने कुशीनगर में बन रहे एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया, तो वहीं इस एयरपोर्ट को लेकर अब राजनीति शुरू होती हुई भी नजर आ रही है। जहां पर सूबे की बीजेपी सरकार कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने को अपनी उपलब्धि बनाने में जुटी है। डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। आज 1 लीटर डीजल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में 19वें दिन लगातार बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बना दिया है। तेल मार्केटिंग कंपनी ने कीमतों में इजाफा कर दिया। कंपनियों ने 19वें दिन एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में 14 पैसे का इजाफा किया है, जबकि डीजल के दामों में 16 पैसे की बढ़ोतरी की। आपको बता दें, प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नए रेट लागू हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। और महंगाइयों को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार इनका मतलब मुद्दों को लेकर चल रही है, तो मुद्दे तो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी बात, जनता को ही हर चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो निम्न स्तर के लोग हों। अब जिसके पास तो जो चीज़ है पर्याप्त मात्रा रूप में, तो भी उनके हाथ से निकलता सब चला जा रहा है। और परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली जा रही हैं कि इंसान का जीना दुर्लभ हो जा रहा है। महंगाई उससे तो आप ये समझ लीजिए, जो हम लोग सोचते थे आमदनी और कमाई का जरिए जैसा कुछ था, तो सोचते थे कम पेट्रोल डीजल के दाम पे अच्छा खासा काम हम लोग को निकल जाता था। अब इस तरह से हाई लेवल में चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं पेट्रोल डीजल को लेके, तो हमको तो मुश्किल पड़ रहा कि और जिस तरह के जो वर्क हैं, काम हैं, उसमें थोड़ा सा समस्या परेशानी आ जा रही है। अरे वो तो एकदम पूरी तरह टूट चुके हुए हैं। एक तो काम धंधा भी नहीं बचा हुआ है, और जो लोग मुसाफिर यहाँ से लौट गए हैं उनका भी आना जाना मुश्किल है। और हालांकि जो पर डे के हिसाब से चीज़ें जो बढ़ती चली जा रही हैं महंगाई को लेके, तो उसमें भी इंसान टूटता चला जा रहा है। ये तो मानना है कि जो गवर्नमेंट के जो नीतियां हैं उनके अनुसार तो देशवासियों को चलना ही होगा, और सभी को जानकारी है कि जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती, ये मार्केट रेट पे चलती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हाँ, अगर थोड़े से रेट कम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, सभी नागरिकों पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि एक सरकार की नीतियां हैं, तो नीतियों का पालन करना हम नागरिकों का दायित्व है। हाँ, पेट्रोल की अपेक्षा थोड़ा डीजल हाँ वो फर्क पड़ता है। अगर डीजल के रेट बढ़ते हैं तो जो महंगाई। विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद भी भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी के विधायक
सड़क पर साइकिल के साथ उतरे। ये सभी विधान भवन के गेट नंबर 7 पर प्रदर्शन करने जा रहे थे कि पुलिस ने इनको रोक लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल पर सवार होकर विधान भवन जा रहे थे। इनका साइकिल मार्च पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में था, लेकिन उनको विधान भवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया। लॉकडाउन 5 के दौरान शहर में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर इन्हें रोका गया और इस दौरान राजभर ने कहा कि डीजल की कीमत बढ़ने से किसानों की आमदनी पर फर्क पड़ रहा है, खेती के काम में भी महंगाई झेलनी पड़ रही है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि तत्काल इस पर संज्ञान लिया जाए। किसानों को साइकिल पे बैठा रहे हैं इस नाते कि हम लोगों के पास पैसा है नहीं। तेल का दाम देख रहे हैं चरम पे। 73 साल में ऐसी महंगाई देश में हमने नहीं देखा था। गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर राजनीति गर्माती जा रही है। आज गाजियाबाद में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर पूरे भारत में लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके अलावा छोटे मोटे कई संगठनों ने भी बढ़ती कीमतों का विरोध किया और साथ ही कहा कि कच्चे तेल के रेट वर्तमान स्थिति को देखते हुए बेहद ही कम है और लगातार केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी के बाद अब महंगाई की मार जनता को पड़ेगी। आपको बता दें, देश में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत हो गई। पूरे देश में लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों से हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं बिजनौर में आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने रिक्शा चलाकर बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध किया और इस दौरान कांग्रेस दफ्तर से कांग्रेसियों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन बिजनौर एसडीएम को सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप है कि कच्चे तेल में गिरावट के बावजूद लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़े हुए दामों को केंद्र सरकार जल्द से जल्द वापस ले, जिससे कि पूरे देश की जनता को इस महंगाई के दौर में थोड़ी सी राहत मिल सके। हमारा प्रदर्शन सीधा है कि इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए क्रूड ऑयल की जो कीमत है उस हिसाब से तकरीबन 25 रुपये लीटर डीजल होना चाहिए और 35 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, मैक्सिमम 45 कर लीजिएगा। लेकिन आज की तारीख में मोदी सरकार पूरी तरह से देश को लूटने का काम कर रही है। आज तक मुल्क की आज़ादी से पहले या बाद में ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत एक हो जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल के हिसाब से भी इसमें शेडी होती है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, उसी हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर इसमें रेट फिक्स किए गए हैं। लेकिन जो देखने में आया है हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान का काला दिवस है। इस तरह से जिस तरह से डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ये कभी आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का पुरजोर मुखालफत करती है, विरोध करती है और भारत सरकार से मुतालबा करती है कि पूरी तरह से जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, इसको तुरंत तत्काल वापस लिया जाए। इसी चीज को देखते हुए कि हिंदुस्तान की आवाम ना लूटे, कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम इसका विरोध करेंगे और हमारी मांग है भारत सरकार से कि तुरंत तत्काल डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में जो वृद्धि है इसको वापस ली जाए। वहीं बरसात की दस्तक के साथ ही सब्जियों के दाम तेज होने लगे हैं। पिछले 15 दिनों में सभी प्रमुख हरी सब्जियों के दाम 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं। सबसे अधिक वृद्धि टमाटर के दाम में हुई। 15 दिन पहले 15 से 20 रुपए में मिलने वाला टमाटर अब 40 रुपए किलो बिक रहा है। जानकारों के अनुसार स्थानीय स्तर पर पैदावार कम होने और डीजल की कीमत बढ़ने से यह स्थिति बनी है। ठंड में लगी फसलें गर्मी तक तैयार हो गई थी, इसीलिए सब्जियों की कीमत कम थी। सब्जियों की कीमतों में वृद्धि का एक कारण डीजल के दाम में हो रही लगातार वृद्धि है। एक पखवाड़े में डीजल के दाम करीब 11 रुपए बढ़े हैं। मंडी से शहर के बाजार और फुटकर व्यापारियों को माल पहुंचाने वाले ऑटो चालकों ने भाड़ा जो है वह बढ़ा दिया है। सब्जियों पे तो बहुत असर पड़ रहा है।
क्योंकि भाड़ा इतना लग के आता है, इससे बहुत असर पड़ रहा है। और सब्जी इस टाइम बिक्री गिरी हुई है, सब्जी की बाजार गिरी हुई है बिल्कुल। बुंदेलखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज में 15 दिन के अंदर कोरोना की जांच शुरू कराने की बात कही। उन्होंने वार्ड ब्लॉक का निरीक्षण किया। उसके पहले बुधवार की देर रात प्रशासन के पास प्रदेश सरकार के वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का गुरुवार को प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम मिला था। रात में ही अफसरों ने तैयारी कर ली। गुरुवार के सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड में मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा। लगातार पूरे मनोयोग और शिद्दत से जो व्यवस्थाएं की गई वो उन लोगों तक पहुंचे, उन लोगों का इलाज ठीक प्रकार से हो, सभी प्रकार की सुविधाएं उन लोगों को मिले। इस उद्देश्य से हम प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आज आपके बीच में आए। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग फैसिलिटी 100 से बढ़ाकर 15,000 तक कर दी है। आने वाले समय में हम 20,000 और 25,000 टेस्टिंग फैसिलिटी हो जाएगी प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 64% है। आज की तारीख में लगभग 6400 पेशेंट पॉजिटिव हैं। और ये अपने आप में ये भी जो लॉकडाउन सख्ती से लागू किया गया, जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की गई, एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें। और हर प्रकार की मेडिकल सुविधा बढ़ाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। लगातार हमारी कोशिश ये है कि हर जगह गैस की पाइपलाइन भी हो, सिलेंडर भी हो, वेंटिलेटर्स भी हों, और जितनी भी इसके लिए आवश्यकता है सभी स्थानों पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी कर दी गई। किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो पेशेंट्स को। और हर तरह से ये कोशिश की गई कि जो हमारा डेथ रेट है मिनिमाइज, उसको हम मिनिमाइज करें, जितना ज़्यादा हो सके उसको मॉर्टेलिटी रेट को हम रोकें। वहीं अमरोहा में सपाइयों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई कि किसान को खुलेआम जान से मारने की धमकी देने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपी चकबंदी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरशाही बेलगाम है। अधिकारियों की हालत ये है कि जिस तरह कोई अपराधी और गुंडा धमकी देता है, व्यवहार करता है, उसी तरह का व्यवहार अधिकारी कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ फूलपुर एक गांव है, वहाँ पर एक की घटना है और एक बड़ी तेज़ी के साथ सभी पत्रकारों के पास वीडियो होगा। जो हमारे ज़िले के एसओसी हैं, उन्होंने जिस तरह का व्यवहार वहाँ के किसानों के साथ किया, मैं समझ सकता हूँ कि तुरंत सरकार को उसके अंदर एक्शन लेके उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग एक अधिकारी कर रहा है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। हम डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब ने उस पर इतना कार्रवाई भी की है कि जब तक उनकी जांच चल रही है, जब तक कोई नीतिगत फैसले वो नहीं करेंगे। और जांच के उपरांत जो भी अगर उसके अंदर वो जो उन्होंने एक झूठ तथ्य सामने रखा है कि वीडियो के साथ एडिटिंग की गई है, वहाँ जितने भी लोग थे वो गरीब किसान थे और किसी किसान ऐसा किसान नहीं है कि वो इतने बड़े नेता या इतने बड़े अधिकारी हैं कि उनकी कोई वीडियो एडिटिंग करेगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगर इन सरकारों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आगामी समय में जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे अधिकारियों का संज्ञान लेकर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम। संभल में महिला से अभद्रता करने के मामले में सपा नेताओं द्वारा पुलिस चौकी का घेराव करना और थानाधिकारी को सस्पेंड करने की मांग करना सपा नेताओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने इस मसले में 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें, महिला से अभद्रता करने की शिकायत करने ये नेता चौकी पहुंचे थे। चौकी प्रभारी के निलंबन की नेताओं ने मांग की थी। ये पूरा मामला कोतवाली गुन्नौर के बबराला पुलिस चौकी का है।
वहीं एटा जनपद में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं। जनपद में आज एक साथ 17 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित निकलने से हड़कंप मच गया। जनपद के अलग अलग क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज निकले। आपको बता दें, एटा जनपद के बीजेपी विधायक भी कोरोना वायरस से संक्रमित निकले हैं। एटा जनपद में कुल 90 केस सक्रिय मिले हैं, तो वहीं एटा जनपद में 29 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कानपुर में क्वारंटीन सेंटर से 2 बच्चों के गायब होने के मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पे जो केडीए ग्रीन्स में कुछ क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं बच्चों के लिए, उनमें से 2 बच्चे मिसिंग होने का इंफॉर्मेशन जैसे मिला है, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा मौके पर पहुँच के तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें तुरंत दोनों बच्चियां रिकवर हो चुके हैं और अभी वापस इनको क्वारंटाइन होम में ही लाया गया है। इस लापरवाही में जिसका भी रोल होगा, जो भी कर्मचारी, चाहे वो वहाँ होम का कर्मचारी हो, चाहे यहाँ सुरक्षा में तैनात कर्मचारी हो, उनके लापरवाही की जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल दोनों बच्चे हमारे क्वारंटाइन होम पहुँच चुके हैं, सब सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से टिड्डियों के दल ने वाराणसी के किसान को चिंता में डाल दिया है। गुरुवार की सुबह टिड्डियों का दल काशी पहुंच गया और गांव के साथ ही शहर में अपना पांव पसार लिया। इस संबंध में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस समय सब्जी को छोड़कर बहुत ही कम फसल खेतों में है और इसके बावजूद कृषि अफसरों और कर्मियों को इसके बाबत अलर्ट कर दिया गया। गुरुवार की सुबह टिड्डियों के दल का लोकेशन मिलते ही किसानों के साथ अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई। सुबह मोहनसराय से वाराणसी की तरफ काफी मात्रा में टिड्डियों के दल को बढ़ते हुए देखा गया। संयुक्त निदेशक कृषि एसी शर्मा ने बताया कि राजा तालाब के भिखारीपुर के आसपास टिड्डियों के दल का लोकेशन देखा गया। अभी टिड्डियों का दल बैठा नहीं है, बैठने पर उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई होगी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रयागराज वासी पहले से भयभीत हैं। मध्य जून से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के कारण मध्य जून से ही गंगा यमुना में पानी बढ़ रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में शहर के तटीय इलाकों के लिए गंगा का बढ़ना खतरनाक संकेत दे रहा है। पानी बढ़ना तेज होने पर अगस्त सितंबर से पहले बाढ़ आ सकती है। दोनों नदियां बढ़ती रही तो गंगा के तटीय इलाके जुलाई में जलमग्न हो सकते हैं। बीते वर्षों की तुलना में इस साल बैराजों से लगभग 3 गुना से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। नरोरा और कानपुर बैराजों से छोड़ा जा रहा बारिश का पानी का जो प्रभाव है, गंगा के कछार में दिखाई पड़ने लगा है। संगम क्षेत्र में कछार के बीच से बहने वाली गंगा में छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी नागवासुकी मंदिर के सामने निचले इलाकों को भरने लगा है। एक सप्ताह से गंगा का प्रवाह तेज हुआ है। तीर्थराज प्रयाग की पावन नगरी में गंगा जमुना का जलस्तर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और घाट का कटान भी काफ़ी तेज है और हम लोग की व्यवस्था भी आगे पीछे हो रहा है, हटाने का प्रयास जारी है और जलस्तर करार देख रहे हैं आप, कट रहा है तेज़ी के साथ, जल तेजी से बढ़ रहा है। जल तेज़ी से बढ़ रहा है। समय हम संगम तट पर, ठीक संगम तट पर खड़े हैं और गंगा और जमुना दोनों नदियों का पावन जल काफ़ी तीव्र गति से निरंतर वृद्धि हो रही है और गंगा जल में बड़ा ही तीव्र प्रवाह उत्पन्न हो गया है और बहुत ही शुद्ध जल। यह किस कारण से, कैसे, ज़्यादा वृष्टि से, लॉकडाउन की वजह से, जो भी हो, इस समय गंगा जल बहुत ज़्यादा शुद्ध है, बहुत ज़्यादा धारा है और बहुत तीव्र गति से ये जल का प्रवाह है। जमुना जी भी उनका भी जल काफ़ी शुद्ध है। यह शुद्ध और प्रवाह और जल स्तर का बढ़ना, इस समय जो जल स्तर बढ़ा है, ऐसा जल स्तर कभी नहीं था। मुरादाबाद में गुरुवार को भी सुबह झमाझम बारिश हुई और इससे अधिकतम पारे में तो गिरावट दर्ज हुई, लेकिन न्यूनतम पारा अभी सामान्य से अधिक रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। हवा में नमी की बढ़ती मात्रा और न्यूनतम पारे में प्रतिदिन बढ़ोतरी भारी बारिश के संकेत दे रही है। तो वहीं बारिश से कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर आया।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे हफ्ते बारिश की फुहारें पड़ती रहेंगी। आसमान पर हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। इससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा। पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि 24 घंटे में भारी बारिश और इसके बाद फिर रिमझिम फुहारें पड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से इस बार शुरुआत से ही मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिला। बारिश से मुरादाबाद के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर आया। शहर के बुद्धि विहार, जेल रोड, बुद्ध बाजार, ताड़ी खाना, गुरहटी, कंजरी सराय, जीएमडी रोड, कांठ रोड की कई कॉलोनी में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर बरेली जिले में फर्जी आईएएस अफसर बनकर कमिश्नर से मिलने पहुंचे नटवर लाल को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल बातचीत के दौरान जब कमिश्नर ने उसकी नौकरी और पोस्टिंग को लेकर सवाल दागे तो वह बंगले झांकने लगा। शक होने पर उन्होंने पुलिस को बुला लिया। जांच में पता चला कि युवक हरदोई का मूल निवासी है और इसकी भी जांच की जा रही है। इसके पहले उसने किन अधिकारियों से मुलाकात की? कमिश्नर रणवीर प्रसाद के कार्यालय में पहुंचे युवक ने स्टाफ को अपना नाम डॉक्टर शशांक तिवारी बताया। उसने कहा कि वह 2013 बैच के यूपी कैडर का आईएएस अधिकारी है और वर्तमान में एचएमआरडी के कोऑर्डिनेटिंग अफसर के पद पर तैनात है। स्टाफ से जानकारी मिलने पर कमिश्नर ने उसे ससम्मान अंदर बुलवा लिया। कमिश्नर ने बातों बातों में उसके बैच और तैनाती संबंधी डिटेल जाननी चाहिए तो वह बंगले झांकने लगा। शक होने पर कमिश्नर ने उससे कुछ और सवाल किए तो वह फंस गया और इस पर कमिश्नर ने सूचना भिजवा दी। तुरंत कोतवाल गीतेश कपिल मौके पर पहुंचे और शशांक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह मूल रूप से हरदोई के हरपालपुर के गांव जोधनपुरवा का रहने वाला है। कौशाम्बी जिले में एक पिता पैसों की तंगी के चलते जालिम बन गया। उसने अपने ही कलेजे के टुकड़े पर जुल्म की इंतहा कर दी। मजबूर पिता ने किशोर को लोहे की मोटी जंजीरों से घर के पास स्थित एक पेड़ में ताला लगाकर जकड़ दिया। किशोर की मात्र इतनी गलती थी कि वो अपने पिता से भरपेट भोजन मांगता था। पिता ने किशोर को लोहे की जंजीरों से बांध दिया ताकि वो भोजन तक पहुंच न सके। हालांकि इसकी जानकारी लोकल पुलिस को है, लेकिन वो सिर्फ कागजों की खानापूर्ति तक सीमित रही। किशोर आज भी बेड़ियों में जकड़ा जिंदगी जीने को मजबूर है। साहब यही कारण से हम बांधे कि जो हमार बहनी बिटिया महतारी सब करत है और घर में महतारी के गरियावे, बहनिन के गरियावे, खाना तन को कम ज्यादा भाव को कम भा तो खा ली, ज्यादा भा तो घोर के जून का जून खेती किसानी करी थी, नहीं टाइम से बना तो जब वो मगारी गुत्ता करता। इसे किस पेड़ में बांधे है क्या? महुआ के काहे से? संकरा से बांध दें। शरीर में सकल मार रहे हैं हमका। खाना नहीं दे रहे थे किस लिए? खाना नहीं देते हैं, खाना हम अपने से निकाल के खा ली ना, गोरू ढीले करा वही खातिर रात से मारी पूरे शरीर में मारे हैं। अब इन पैंट उतरवा दो, पूरे शरीर के हम दिखाई दे। सर सैनी थाना के सैनी कस्बा में एक पिता ने अपने पुत्र को जंजीरों से बांध कर रखा, क्या है? थाना सैनी क्षेत्र के अंतर्गत एसएबी इंटर कॉलेज के पास में एक महुआ के पेड़ से एक बच्चे को जंजीरों से बाप ने बांध रखा है। इसकी अभी सूचना मिली है और वहाँ मौके पर पुलिस जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी उनके लिए। वहीं एसपी कासगंज सुशील घोले के निर्देश पर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक 50,000 के फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़ा गया बदमाश हरिया है, जो कि जनपद बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का रहने वाला है। इनामी बदमाश हरिया को बूढ़ी गंगा पुल से गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध असला, कारतूस, एक चोरी की बाइक और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। पकड़ा गया इनामी बदमाश काफी शातिर किस्म का अपराधी है। बदमाश अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आप सब विदित है कि पिछले लगभग 3 साल से कासगंज में कुछ पट्टा गैंग की घटनाएं चल रही थी, जिसका हमने 5 से 6 महीने पहले वर्कआउट किया था और अपराधियों को जेल भेजा था। लगभग पूरा गैंग वर्कआउट किया था। उनके द्वारा कई घटनाएं कबूली गई थी, जिसमें 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिनके खिलाफ मेरे द्वारा मार्च में 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया था। आगे उसी के क्रम में डीआईजी सर ने भी उसमें 50,000 का इनाम दोनों अभियुक्तों पर घोषित किया था। ये दोनों अभियुक्त काफ़ी शातिर अभियुक्त है और
इन्होंने अपने अन्य गैंग के मेंबर जो पहले ही जेल जा चुके हैं और अभी भी जेल में हैं, इनके माध्यम से काफ़ी दिनों तक इस जनपद में और आजू बाजू के जनपदों में पट्टा डाल के रास्ते पे कील डाल के घटनाओं को अंजाम दिया था। ऐसे एक अभियुक्त हरिशंकर उर्फ हरिबाबू उर्फ हरिया पुत्र नत्थू, इसको गिरफ्तार किया है। ये मूलतः रहने वाला रहमुद्दीन नगर बदायूं का है और इसके खिलाफ लगभग 15 मुकदमे बदायूं से और आजू बाजू के जनपदों से हैं। इसके ऊपर बदायूं से पहले गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है और कई बार ये बदायूं से पहले जेल जा चुका है। 2017 के बाद इस पूरे गैंग ने कासगंज अपना सेंटर बनाया था और यहाँ पर कई सारी घटनाएं कारित की थी। पूरे गैंग वहीं लखनऊ से एक और हादसे की खबर सामने आई। NH 24 पर आज कंटेनर और ट्रैक्टर में ओवरटेक करने के चक्कर में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें कई लोगों की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने सभी घायलों को सिविल अस्पताल में रेफर करा दिया, तो साथ ही पूरी घटना को लेकर जांच में जुट चुकी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाले हादसे की खबर सामने आई, जहां एक ड्राइवर की लापरवाही ने बुजुर्ग गार्ड की जान ले ली। दरअसल लखनऊ थाना नाका क्षेत्र राजेंद्र नगर में पानी की टंकी से कुछ दूर पर नो पार्किंग में खड़ी मिनी बस बिना ड्राइवर के ही उल्टी दिशा में चलने लगी और तेज रफ्तार से घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गई, जिसके चपेट में बुजुर्ग गार्ड की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई को शुरू कर दिया है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के बरोला जाफराबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पहले पति ने पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचे छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसने भी बंदूक को उठाकर खुद को गोली मार ली। तीनों की मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के पड़ोसी थे और 2 साल पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद से घर में विवाद होता रहा। पत्नी को मारने और आत्महत्या करने से पहले युवक ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया, जिसपे उसने परिजनों को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बन्ना देवी थाना क्षेत्र में बरोला जफराबाद है। वहाँ रात में लगभग 1 बजे 112 नंबर पर सूचना आई थी कि बाबूलाल वर्मा जी जो है दिए था कि उनकी लड़की को जो पिंकी नाम की है, उनके दामाद ने गोली मार दी। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, वो पुलिस भी पहुँची थी, फॉरेंसिक टीम पहुँची थी, तो वहाँ उनको पता चला था कि वो गोली तो उसने मारी थी, उसने अपने भी गोली मार करके आत्महत्या कर लिया था। और उसको आवेश में देखते हुए उसका जो सिलेंडर था भाई है छोटा पंकज, उसने भी वहाँ पर गोली मार दी। मौके पर 2 तमंचे 315 बोर के 3 खोखा कारतूस 315 बोर के प्राप्त हुए हैं। वो पिंकी को हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डेथ हो गई। इसमें पता चला है कि जो सिलेंडर है और पिंकी ने आपस में लव मैरिज अगस्त 2019 में शादी किया था। शादी के बाद ही इसमें आपस में कुछ न कुछ वाद विवाद झगड़ा होता रहता था। कल भी झगड़ा हुआ, उसमें डिसकंटेंट हुआ और वो कुछ बात को आपस में ऐसे आवेश हुए, उसने पहले अपने पत्नी को गोली मारी। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।